कहीं तो सुना था, किसी ने तो बोला था कि सपने तो सिर्फ नींद में देखने चाहिए, बाकी खुली आंखों से होता है तो सिर्फ धोखा। और शायद वो धोखा आज मिला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। और इस वाले शो को लेके मेरी बहुत ही मिक्स फीलिंग है, बहुत ही एक्सट्रीम दोनों ही तरफ जा रही है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक्सप्लेन करूंगा पूरे शो को रिव्यू करते हुए। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वहां पे मैच होता है जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स का। इस मैच में जेकब फाटू को हमने नए रिंग गियर के साथ देखा है, क्योंकि अपने रिटर्न करने के बाद वो पहला मैच कर रहे हैं। और मैं उनकी ये वाली प्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इससे जेकब फाटू और ज्यादा लगता है कि भैया ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अनहिंज्ड है, जो उनके कैरेक्टर के हिसाब से पूरा जाता है। और ये थोड़ी थोड़ी उमागा वाली वाइब भी देता है, और उनका रेसलिंग स्टाइल भी, क्योंकि ऐसा तो मुझे लगता है कि इस रिंग गियर के साथ शायद जेकब फाटो का जो इंपैक्ट है वो बढ़िया हो सकता है। अब कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, वो रोप में चढ़ के अपना वो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको करने ही नहीं दिया। और भाई क्या जेकब फाटो ने मस्त अटैक किया। जैसे ही वो अटैक करते हैं तभी पायरो फटा। तो ऐसा लग रहा था कि वो कोडी रोड्स की एंट्रेंस के लिए नहीं था पायरो, वो जेकब फाटो के मारने के बाद वो पायरो फटा था। तो उसका मारने का इंपैक्ट और ज्यादा लग रहा था। पता नहीं, बहुत अच्छे सिंक में वो बैठा था। अब इसके बाद इतने में रेफरी भी वहां पे गिर रहा है, जैकेट भी नहीं उतारने मिली है कोडी रोड्स को। बहुत ही ज्यादा केओटिक बना दिया इन्होंने इसे। यूजुअली क्या होता है कि जब मैच ऐसे होता है और शुरू में अटैक हो जाता है तो फिर उसके बाद एक पॉइंट पे सेपरेट हो जाती हैं चीजें, ऐसा मैच शुरू हो जाता है, वो करने देते हैं। लेकिन यहां पे दोनों के दिमाग इतने खराब हैं, सारे ऑफिशियल्स यहां पे आ गए हैं। जेकब फाटो ने उसके बाद सिक्योरिटी वाले बंदों को भी मारना शुरू कर दिया। और भाई जेकब फाटो ने बाहर की तरफ वो क्या कूद क्या उड़ी मारी, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फ्लिप होके पूरा वो उल्टा गिर जाते हैं। थोड़ा उनकी लैंडिंग सही नहीं हुई, मतलब कोडी रोड्स के ऊपर वो ज्यादा नहीं गिरे, वो सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा गिरते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसकी बस वो लैंडिंग को हटा दो तो भाई वो पूरा जो उन्होंने मैनूवर बनाया था वो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद ये दोनों अभी मैच शुरू नहीं हुआ, ना कोई घंटी बजी है, ऑफिशियली मैच अभी शुरू हुआ ही नहीं है। ये दोनों फिर उसके बाद क्राउड में जा रहे हैं। सोचो पूरे टाइम सिक्योरिटी वाले बंदे इन दोनों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वाले बंदे जेकब फाटो कोडी रोड्स किसी को भी नहीं रोक पाए। उसके बाद ये अरीना से थोड़ा बैक स्टेज वाले एरिया में जाते हैं, वहां पे जेकब फाटो ने एक सिक्योरिटी वाले बंदे को पावर बॉम्ब लगा दिया। कहीं से कोडी रोड्स भी वो कचरे का डिब्बा नीले कलर का लेके आते हैं और वहीं पे पड़ा हुआ था, मतलब और उन्होंने एक एक करके पकड़ पकड़ के कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर वो बहुत मार रहे हैं। जो जेकब फाटो, चलो वो तो पागल आदमी हमें पता है, लेकिन इसने कोडी रोड्स को भी पगला दिया। कोडी रोड्स भी यहाँ पे बिल्कुल भी रुकते नहीं है। और इसके बाद भाई यहाँ पे एक ऐसा ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला, मैच तो शुरू हुआ नहीं ऑफिशियली, ना डब्ल्यूडब्ल्यू के हिस्ट्री बुक्स में मैच कहीं जाने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन इस मैच में आ जाता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। मुझे इतनी हंसी आई ना ड्रू मैकिंटायर को वहां पे देख के, इस वजह से कि अब तो ये बंदा चैंपियन है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी वाली खुजली है, इतना बड़ा वाला कीड़ा है इसके अंदर कि ये यहां पे भी आके घुस गया। जेकब फाटो को उन्होंने धक्का दिया, भाई वो तो टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, और उसी के साथ उन्होंने लो ब्लो लगा दिया कोडी रोड्स को, और फिर वो पावर बॉम्ब भी हिट कर देते हैं। और ड्रू मैकिंटायर उसके बाद इनको मारने पीटने के बाद रिंग के अंदर एंटर करते हैं। और भाई क्या लुक लग रहा था ड्रू मैकिंटायर का, पूरा चैंपियन मटेरियल, पूरे एक रेसलर, पूरे एक सुपरस्टार वाली वाइब इस समय ड्रू मैकिंटायर देने लगा। एक तो भाई ये वैसे ही बंदा बहुत सैवेज था, लेकिन अब उस चीज के लिए वो और ज्यादा क्रेडिबल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। अब रिंग में आते वो हैं, लेकिन इन एक्शंस को एक्सप्लेन भी करना था ड्रू मैकिंटायर को। तो उसके बाद सीधा ट्रांजिशन बैक स्टेज ही होता है। कैथी केली उनसे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, इसके बारे में हमें जानना है, सुनना है। तो ड्रू मैकिंटायर ने सिंपली ये बोला, जो कि वैलिड लगा मुझे काफी हद तक। थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि इनके बीच में एक फ्यूड बड़ी प्रोग्राम कर रही है, तो उस वजह से उनको कोई एक स्टोरी देनी है। तो स्टोरी यहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको ये दी है कि ड्रू मैकिंटायर ने इसलिए अटैक किया क्योंकि तुम ज्यादा मुंह नहीं चला सकते जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन है। और इस टाइटल और ड्रू मैकिंटायर के पास अगर कोई भी आएगा तो ड्रू मैकिंटायर उसका यही हश्र करने वाले हैं। तो ना अब सिर्फ इस बंदे का एटीट्यूड ऐसा है, बल्कि ये बंदा ना सिर्फ सैवेज है, बल्कि अब अपनी टाइटल को बचाने के लिए बंदा कुछ भी मेजर्स ले सकता है, चाहे वो कितनी ही एक्सट्रीम हो। आज ड्रू मैकिंटायर ने ये मारा पीटी करके कोडी रोड्स और जेकब फाटो के साथ ये चीज क्लियर बता दी। लेकिन ये चीज करने का मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट इन लाइन होने वाले ये दोनों बंदे, और ड्रू मैकिंटायर का पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाले। मैंने इस चीज को पूरा ओवरऑल जो भी कुछ है उसको बहुत एंजॉय किया। एक मैं तो बोलूंगा कि हाँ, एक मैच होने से बेटर है डब्ल्यूडब्ल्यू ने जेकब फाटो और कोडी रोड्स के बीच में ये तबाही वाला सेगमेंट दिखा, ये ज्यादा बेटर था। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और देखो मैं आपको बोलता हूं कि वीकली शोज के ऊपर मैं रेसलिंग को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये जो स्पेशल शोज होते हैं ये रेसलिंग मैचेस के लिए ही होते हैं, तो यहां पे माइंडसेट ही मेरा देखो शो देखने का ऐसा होता है कि ओके अच्छी रेसलिंग होने वाली है तो ठीक है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। और भाई यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन से
बहुत ज्यादा इन्होंने डिलीवर कर दिया। वीकली शोज में मैं खुद ही बोलता भाई ये क्या सेम सेम सी चीज कर, लेकिन आज इन्होंने ना सिर्फ मैच अच्छा दिया बल्कि स्टोरी को भी अच्छे से प्रोग्रेस किया। मैच में हमने हॉट टैग देखा, ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन रॉक्सैन के बीच में मैच था। मैच में हॉट टैग आता है और उसके बाद रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की पुरानी राइवलरी रही है, तो वो भी एक मूवमेंट यहाँ से क्रिएट करते हैं। रोप से जंप करके लिव मॉर्गन ने एक मस्त जो है कोड ब्रेकर भी लगा, और लिव मॉर्गन को देख के ऐसा लगा कि जैसे वो ज्यादा कुछ अपने नए नए रेसलिंग मूव्स भी सीख के आई हैं। पॉप रॉक्स के ऊपर किकआउट नहीं करना था ईओ स्काई को, उस टाइम पे रिया रिप्ली को आके सेव करना था। लेकिन भाई देखो जापानीज रेसलर्स इतने ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं कि पता नहीं ईओ स्काई को कहीं से तो पता चल गया कि रिया रिप्ली नहीं आ पाएंगे पिन को ब्रेक करने के लिए, तो उन्होंने खुद ही किक आउट कर दिया, वरना वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू की फिर से ऐसी की तैसी होने वाली थी। इसके बाद रिपटाइड हमने देखा, मून सॉल्ट हमने देखा, और जब पिन हो रहा था तो उस टाइम पे रकेल रोड्रिगेज ने आके ऐसे रिया रिप्ली को खींचा कि रिया रिप्ली रेफरी के ऊपर जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पिन ब्रेक हो जाता है। पावर बॉम्ब बाहर, फिर रकेल रोड्रिगेज ईओ स्काई को मारती है, और फिर स्टेफनी वकैर निकल के आती है। और जिस तरीके से रकेल रोड्रिगेज को मैं वीक बाय वीक देख रहा हूं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड इनको एक स्टार बनाने के लिए देख रही है, वो चीज पूरी एविडेंट हो चुकी है। और ये कुछ ही टाइम की बात है जब आपको बहुत जल्दी रकेल रोड्रिगेज के कंधों पर चैंपियनशिप दिखेगी। बाकी फिर एंड में लिव मॉर्गन को ऐसा लगा कि जैसे कि ईओ स्काई हैं लीगल विमेन इस मैच के अंदर, उन्होंने ओब्लिवियन उनको लगाया, बट फिर रिया रिप्ली का अगर रिपटाइड फिनिशर पड़ जाता है तो चांसेस होते हैं कि आप किक आउट नहीं कर पाओगे, और वही चीज यहाँ पे होती है। इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया, तो स्टोरी भी अच्छी थी, मैच भी यहाँ पे अच्छा था। मैंने तो ओवरऑल इस वाले मैच को भी, इस पूरी स्टोरी को एंजॉय किया। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में, और यहाँ पे एजे स्टाइल्स की मास्क के साथ एंट्री होती है। और हमको हिस्ट्री बताई जाती है कि लास्ट टाइम जब एजे स्टाइल्स ने मास्क पहना था तो वो एक डेकेड पहले था, और वो था नाकामुरा के अगेंस्ट, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से ठीक पहले। तो उस वाली स्टोरी को ये दोबारा से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल स्मैकडाउन में बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रही है, वो बस एजे स्टाइल्स और नाकामुरा क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है उस बेसिस पर ये मैच बना रहे हैं। लेकिन अगर एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल में रिटायर हो रहे हैं भाई, तो जो आज एसएनएमई में हुआ है उस चीज का परफेक्टली सेंस बनता है। और जो मैंने स्मैकडाउन में बोला, मैं बोलूंगा कि अपने वर्ड्स में वापस लेना चाहूंगा, क्योंकि भाई पहले तो इन्होंने एक टिपिकल जापानीज रेसलिंग मैच डिलीवर किया है। अगर आपने कभी भी एनजेपीडब्ल्यू का मैच नहीं देखा है तो एनजेपीडब्ल्यू में कैसे मैचेस होते हैं वो आपको ये वाला मैच देख के समझ में आ जाएगा। सबमिशन मूव्स दोनों लगा रहे हैं, ट्रायंगल चोक हमने यहाँ पे देखा, एक नी एजे स्टाइल्स ने नाकामुरा को, ये ऐसा लग रहा है कि ये अब रेसलिंग मैच परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे इनका मेन फोकस है रेसलिंग करना और एक दूसरे को हर्ट करना। ये जापान में जब रेसलिंग इस तरीके से होती है तो फिर वो थोड़े एक्सट्रीम भी चले जाते हैं। बस ये ऐसा समझ लो कि वहाँ पे वेपन्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते, वो ट्रेडिशनल अपनी क्लासिक रेसलिंग बहुत ज्यादा जापान में देते हैं, और वो चीज हमने यहाँ पे बार बार देखी। जैसे नाकामुरा ने अपने वो जो पीछे बैक पे लगाते हैं किनशासा, वो लगाया एजे स्टाइल्स के ऊपर, एजे स्टाइल्स ने खुद नाकामुरा का फिनिशर लगाया। बार बार स्टाइल्स क्लैश लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा, उसमें वो फेल हो जा रहे हैं। फिनोमिनल फोरआर्म के लिए वो जाते हैं तो भाई नाकामुरा ने पकड़ के उनको ड्राइवर ही लगा दिया, लेकिन एक ही बार फिनिशर लगाया नाकामुरा के ऊपर एजे स्टाइल्स ने, और लगातार दोनों, पहले फिनोमिनल फोरआर्म लगाया उसके बाद स्टाइल्स क्लैश लगाया, और उस तरीके से मैच में पिन करके वो इस मैच को जीत जाते हैं, जो उनको जीतना भी था क्योंकि अब इनको मोमेंटम चाहिए। गुंथर के साथ उनका रॉयल रंबल मैच होने वाला है, और दोनों ने उसके बाद एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाई है। डब्ल्यूडब्ल्यू का आई थिंक ये मूव इसलिए सेंस बना रहा है, अगर एजे स्टाइल्स रिटायर हुए या ना हो रॉयल रंबल में, ये मैच देने की वजह से अब जरूर ऐसा लग रहा है भाई क्या सही में एजे स्टाइल्स रिटायर हो रहा है, क्योंकि अगर सबको ये बात पता हो कि एजे स्टाइल्स रिटायर नहीं हो रहा तो फिर उस मैच को लेके ऐसा वो उतनी ज्यादा नर्वसनेस या फिर वो समझ रहे हो वैसी चीज की ये आखिरी मैच तो नहीं, एजे स्टाइल्स का वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होता। लेकिन इस मैच को करने की वजह से अब वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसके बाद अब बात यही हो रही है कि अगर नाकामुरा के साथ एजे स्टाइल्स को मैच दिया है तो शायद वो इसीलिए दिया है क्योंकि अब एजे स्टाइल्स रिटायर हो रहा है, तो शायद वन लास्ट टाइम वन लास्ट डांस कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहती है। तो उस वे में एसएनएमई में कार्ड के ऊपर ये मैच होना परफेक्टली सेंस बनाता है। अगेन जो मैंने स्मैकडाउन में बोला वो मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि पूरे मैच को देखने के बाद अब इस चीज को रॉयल रंबल के मैच से कनेक्ट करने के बाद आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही चीज ही डिलीवर करी है। और जैसा मैच हुआ है ऐसे मैचेस को रिक्रिएट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनकी हिस्ट्री अच्छी रही, इनकी केमिस्ट्री आजाद बहुत अच्छी है, इसी वजह से हम ऐसे मैचेस देख पाते हैं। और अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने हाथ से जाने दिया है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस डेमन प्रीस्ट वर्सेस टिक विलियम्स के नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले मैच के बारे में, जहां पे जो भी बंदा इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाने दी है, लेकिन आप मत जाने देना, अभी भी रिपब्लिक डे जो सेल है नेचुरल टीन के ऊपर वो लाइव है, सीधा 20% ऑफ है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो भी अपना स्टैक है, जो भी प्रोटीन क्रिएटिन, जो भी आपको अपने सप्लीमेंट भरने अभी भर लो, क्योंकि 20% नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ है। सिंपली आपको वेबसाइट पर जाके मेरा नाम लेना है शॉर्ट में, आर पंत इज द कोड, तो आपको भारी
भरकम वाला इस टाइम पे डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो सेल ज़्यादा आती नहीं है नेचुरल टीन के ऊपर, तो जब आती है उसका पूरा फायदा उठा लिया करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। बाकी मेरे भरोसे से आप नेचुरल टीन की वेबसाइट पर जाके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि सारे टेस्टेड हैं, सारे सर्टिफाइड हैं और आपकी हेल्थ को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करने वाले। और ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने के लिए। तो अब ये मैच शुरू होता है तो सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस पे भाई, जब भी उनकी फिजिक में देखता हूँ ऐसा लगता है भाई अब तो, क्योंकि एआई का ज़माना, ऐसा लगता है कि एआई जनरेटेड बंदा निकल के आ रहा है। सैमी ज़ेन के लिए रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मॉन्ट्रियल से ये मैच था, मॉन्ट्रियल से सैटरडे नाइट्स में इवेंट था और यहाँ पे जो वेदर है वो भी हमको बार बार बताया जाता है कि -7 डिग्री पर है। तो ये चीज़ को भी बार बार बोल रहे थे, जिसकी वजह से आज हमने शो पर स्टेफनी मैकमैन को भी देखा था, क्योंकि जो टेसिटोर है वो तो आज थे भी नहीं, क्योंकि उनकी कुछ फ्लाइट डिले हो गई थी। अब ये मैच की शुरुआत में उन्होंने देखा ट्रिक विलियम्स अपनी ट्रिक लगा रहे हैं कि पहले वो मैच से भाग जाते हैं, उसके बाद आते हैं कि जैसे वो मौके का फ़ायदा उठा लेंगे। रैंडी ऑर्टन के हमने जलवे देखे, वो अपना जो विंटेज डीडीटी है उसको डेमन प्रीस्ट को लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन जो टेबल पे तोड़ाई करते हैं, आज वो थोड़ी सी रैंडी ऑर्टन की खुद भी हो गई। और इस मैच में सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक लगा दिया था डेमन प्रीस्ट को, लेकिन ट्रिक विलियम्स ने रेफरी को ही खींच लिया। तो ट्रिक विलियम्स ने इस मैच में काफ़ी एक वो हील वाला काम बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया, क्योंकि बाकी जो तीनों सुपरस्टार है वो फेस है, तो इस मैच में ट्रिक विलियम्स की अहम भूमिका थी। और फिर हमने इसके बाद टेबल तोड़ाई देखी भाई रैंडी ऑर्टन की तरफ से। 2 बार उन्होंने ट्रिक विलियम्स को पटका, सैमी ज़ेन को लाके पटका, डेमन प्रीस्ट को लाके पटका, और उसके बाद फिर ट्रिक विलियम्स से उनकी थोड़ी ज़्यादा दुश्मनी हो गई है, बंदा हील है तो उनको एक बार फिर से उन्होंने पटका। अब रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन तैयार हैं आरकेओ हिट करने के लिए सैमी ज़ेन को, लेकिन सैमी ज़ेन जाते हैं अपने हेलुआ किक के लिए। और हेलुआ किक के लिए जब वो जाते हैं तो क्योंकि रैंडी ऑर्टन पहली बार में लगा नहीं पाए थे, तो वो हेलुआ किक का जो ट्रांजिशन है वो हो जाता है रैंडी ऑर्टन के आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर के ऊपर। इसके बाद ट्रिक विलियम्स ने फिर से मैच में चालाकी करने की कोशिश करी, उन्होंने रैंडी ऑर्टन को उठा के फेंक दिया कि जैसे कि अब वो पिन कर लेंगे, लेकिन जब वो सैमी ज़ेन को पिन करने जाते तो डेमन प्रीस्ट वहां पे निकल के आ जाते। तो इस मैच में ऐसे वाले जो सीक्वेंसेस है वो बहुत ज्यादा थे। रैंडी ऑर्टन ने इस बार डबल डीडीटी लगाने की कोशिश करी डेमन प्रीस्ट और ट्रिक विलियम्स को। उसके बाद क्या होता है, डेमन प्रीस्ट ने जो फिनिशर है अपना साउथ ऑफ हेवन वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर लगा दिया, और यहाँ पे फिर ट्रिक विलियम्स पिन करने की कोशिश कर रहे हैं डेमन प्रीस्ट को, लेकिन वो भी पिन फॉल हो नहीं पाता। और फिर आउट ऑफ नोवेयर सैमी ज़ेन का एक मूव आता है, जब उन्होंने सबसे पहले रेजर्स एज लगा दिया सैमी ज़ेन को, और उधर वो ट्रिक विलियम्स में बिजी हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कहां से निकल के आया भाई सैमी ज़ेन, उसने जड़ दी अपनी हेलुआ किक और पिन करके इस मैच के जो विनर हैं वो बन चुके हैं सैमी ज़ेन। यानी कि सैमी ज़ेन फेस करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट द रॉयल रंबल। मेरी एक्सपेक्टेशन थी रैंडी ऑर्टन के लिए, वो हुआ नहीं है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बहुत मिक्स फीलिंग रही है इस वाले पूरे शो को लेके, क्योंकि WWE ने जो भी चीजें करी आज शो पर वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में थी, लेकिन देखो मैच का जो फिनिश है वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं चाह रहा था इस मैच में कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होना चाहिए, ताकि रॉयल रंबल के लिए एक बड़ा मैच और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए वो एक बिग फाइट वाली फील है, और उसके साथ साथ रैंडी ऑर्टन की बुकिंग भी सही हो। बाकी शो पर WWE ने जितनी भी चीजें कार्ड पर डाली हैं उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। रेटिंग में इसको ज्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए भाई मैं इसको 3.5 स्टार ही देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। रेटिंग्स आपकी में भी हो सकता है इसको लेके कुछ अलग हो, मे भी अगर रैंडी ऑर्टन जीते तो शायद ये मेरे लिए रेटिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती थी। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। रिपब्लिक डे सेल चल रही है, 20% ऑफ है, इस अवसर का लाभ लेना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो WWE से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल पर। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।